नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है, जो सहायक प्राध्यापिका पात्रता परीक्षा, उसी के अकॉर्डिंग आज हम प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप सबको पता है पेपर भी नज़दीक है और एग्ज़ाम डेट भी आने ही वाली है। ठीक, 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आप सभी का पेपर होगा। उसी के बीच में आपका होम साइंस का भी पेपर होगा। तो होम साइंस वाले बच्चे आप प्रैक्टिस करते रहें और फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करते रहें। तो आज हमारा प्रश्न है, कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से आप सब ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक, तो प्रश्न हमारा फर्स्ट देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़ते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें, लाइक भी अवश्य करें। ठीक, तो लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, मानव विकास के एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में तीसरे चरण को कहा जाता है। जो मानव विकास का तीसरा चरण होता है एरिक एरिक्सन का, मैंने मानव विकास के सिद्धांत के बारे में बताया ना आपको कि प्याजे का सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है, ठीक, कोहलर का सिद्धांत है। ये सभी सिद्धांत मैंने पढ़ाया हुआ है चैनल पर। उसी में से आज प्रश्न आपके पेपर में आया था। ये 2020 का पेपर था, मॉडल पेपर है, जिसमें पूछा गया था कि मानव विकास के एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में तीसरे चरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फर्स्ट ए ऑप्शन है स्वायत्तता बनाम शर्म और शंका, और बी ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, और सी ऑप्शन है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ठीक, उसके बाद डी ऑप्शन है पहल बनाम दोष। तो इसमें आप सब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। इसमें आप सभी का करेक्ट आंसर होगा बनाम, जो पहल होता है और दोष, ये किसका है, एरिक एरिक्सन का तीसरे चरण का सिद्धांत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 में की प्रमुख बात है, वो कौन सी 2006 की जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था, उसमें 2006 की प्रमुख बात कौन सी है। तो देखिए, क्या किसी बालक का विवाह 15 वर्ष की आयु के पश्चात ही किया जाना चाहिए, क्या ये था, या किसी बालक के विवाह के लिए तैयार करना अपराध है, ये भी था, या कोई बालिका या अलग कोई बालक 18 वर्ष की आयु तक अवयस्क हो जाता है, या ये ऑप्शन। तो 18 वर्ष की आयु तक बालक, जो बालिका होती हैं अवयस्क हैं, और 21 वर्ष की आयु तक बालक अवयस्क हैं। अब वैसे ही आप सबको समझ में आ रहा होगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि डी जो ऑप्शन है यही 2006 में प्रमुख बात थी कि लड़कियों की आयु सीमा 18 वर्ष हो और बालकों की 21 वर्ष हो, शादी के लिए मानक दिया गया था बाल विवाह प्रतिषेध पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मातृ सत्तात्मक परिवार का वर्णन नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा कथन है जो मातृ सत्तात्मक परिवार का वर्णन नहीं करता है। फर्स्ट ए ऑप्शन है अधिकार, अधिकार परिवार की महिला मुखिया के पास होते हैं। बी ऑप्शन है वैवाहिक संबंध अस्थायी होते हैं, पति कभी कभी अनियमित अंगत होता है। बच्चों, आप सबको पता होगा कि सबके घर में महिलाओं को ही नहीं मुखिया बनाया जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार भी होता है और पितृ सत्तात्मक परिवार भी होता है, और बुजुर्ग लोग भी किसी किसी घर में मुखिया होते हैं। ठीक, तो परिवार के ऊपर संयुक्त परिवार में तो अक्सर बुजुर्ग लोग ही मुखिया होते हैं। तो नेक्स्ट आता है वंश माता के माध्यम से चलता है, और डी है संपत्ति माता द्वारा अंतरित की जाती है। तो वंश तो माता पिता दोनों के माध्यम से चलेंगे, है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो वैवाहिक संबंध होता है वो अस्थायी होते हैं, पति कभी कभी अनियमित अंगतुक होता है। ठीक,
मातृसत्तात्मक परिवार का वर्णन नहीं होता है। ये भी है मातृसत्तात्मक, यहाँ माता से ये भी होगा माता द्वारा आंतरित। इसमें तीनों में माता का जिक्र किया गया है, वो मातृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आता है। जो नहीं आता इसमें निगेटिव पूछा गया है नहीं, ठीक। तो जो नहीं आता है वो वैवाहिक संबंध अस्थायी होते हैं, पति कभी कभी अनियमित आंगतुक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी का, सभी अच्छे से स्कोर करें और आप सब कमेंट में मुझे बताएं कि आपने कितना सही किया, ठीक। तो आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, आप सब मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। नेक्स्ट आता है, श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप से परिभाषित किया गया है, किस रूप में परिभाषित किया गया है। जो श्रोताओं और विषय वस्तु, सबसे पहले आप सब प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ा करें, ठीक। तो उसके बाद आंसर देने का प्रयास करा करें, ठीक। जो श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया, तो फर्स्ट है वॉचमैन के रूप में, बी है गेटकीपर के रूप में, गेट कीपर, जो गेट कीपर वॉचमैन होते हैं ना उन्हीं को गेट कीपर भी, जो क्या कहते हैं गेट की रखवाली वही होता है वॉचमैन, या हाउस कीपर, डी ऑप्शन, या गार्डकिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। जो गेट कीपर होता है वही नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किसी रूप में परिभाषित करता है, किया गया है उसे किसके रूप में, गेट कीपर के रूप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी का, निम्नलिखित में से कि विकास का कौन सा मॉडल इस बात पर बल देता है कि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकीकरण द्वारा आधुनिक को प्राप्त किया जा सकता है। ए ऑप्शन है विकास का नया पैराडाइम मॉडल द्वारा, या बी ऑप्शन है परस्पर निर्भर विकास मॉडल द्वारा, या सी ऑप्शन है विकास का प्रभावी पैराडाइम मॉडल द्वारा, या डी है मूलभूत आवश्यकता का विकास मॉडल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा विकास का प्रभावी पैराडाइम मॉडल, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण और विस्तार हेतु कौन सा ग्रुप अप्रोच नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान देना। ये कभी कभी यहाँ तक पढ़ते हो और नहीं देखते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, धोखा खा जाते हो, ऑप्शन गलत कराते हो, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखते हैं आगे क्या है, कार्यशाला होता है, बी है घरों में जाना, सी प्रशिक्षण, डी प्रदर्शन। तो इसमें से जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक दूसरे से आदान प्रदान वार्तालाप करना, तो इसमें इन चारों ऑप्शन में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, तो बताइए बच्चों। इन चारों ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर होगा घरों में जाना, जो होम विजिट होता है, जो आपने होम साइंस में बीए में भी कैंप वगैरह जो भी प्रैक्टिकली थ्योरी की होगी वो इसी के अकॉर्डिंग आता है। घरों में जाना वो संप्रेषण स्किल होता है, ग्रुप अप्रोच होता है। सॉरी बच्चों, ग्रुप अप्रोच नहीं होता है, नेगेटिव है ना, तो नहीं होता है वही होम विजिट, ठीक। जबकि कार्यशाला, कार्यालय में एक ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रशिक्षण के रूप में प्रदर्शन करेंगे, तब ये सब क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। सिर्फ नहीं होता है तो घरों में जाना, अगर किसी के घर जा रहे हैं तो उसमें ग्रुप अप्रोच नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संप्रेषण में शारीरिक भाव, भंगिमा, मुद्रा एवं गति की व्याख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। किसके अनुसार परिभाषित किया गया है, संप्रेषण बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आपके पेपर में भी आया हुआ है, और फर्स्ट पेपर का ये एक यूनिट भी है संप्रेषण, ठीक। तो संप्रेषण की तैयारी अच्छे से करें। संप्रेषण में शारीरिक भाव, भंगिमा, मुद्रा एवं गति की व्याख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। फर्स्ट है आपका प्रोक्सेमिक्स, जो प्रोक्सेमिक्स होता है। सेकंड है पैरालैंग्वेज, थर्ड है किनेक्सिक, और फोर है क्रोनेमिक्स। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर जो पैरालैंग्वेज होता है वही होता है संप्रेषण
जो पैरा लैंग्वेज बोला नहीं जाता, वो भाषा से संबंधित होता है। शारीरिक भाव, भंगिमा, मुद्रा एवं गति को व्याख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। ठीक, तो जो शारीरिक लैंग्वेज होती है, जो भाव भंगिमा आप एक्टिविटी करते हैं, संकेतों के माध्यम से बात करना, ये सब किस में आता है, संप्रेषण, इसमें, उसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुरातन, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रिटोरिक पुस्तक लिखी। रिटोरिक पुस्तक के राइटर पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रिटोरिक पुस्तक लिखी, जिसमें सार्वजनिक संभाषण में प्रतिपादित की भूमिका पर चर्चा की थी। तो फर्स्ट थे अलेक्जेंडर, क्या अलेक्जेंडर ने लिखा, सी अरस्तु, डी प्लेटो, और सॉरी बच्चों, सी प्लेटो, डी डेविटो। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, किसने लिखा था, तो बी जो आपके अरस्तु, आप सबने बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये लगभग सभी में, सोशल साइंस, होम साइंस सभी में, मनोविज्ञान सभी में एक्टिव रहते हैं, तो अरस्तु जी ही थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं। जब एक वयस्क व्यक्ति होता है जिससे सीखने में मदद मिलती है, वो कला, वो विज्ञान क्या कहलाता है, तो फर्स्ट पेडागोजी कहलाता है, सेकेंड सोशियोलॉजी कहलाता है, और उसके बाद थर्ड आता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, या एंड्रागोजी कहलाता है। तो इसमें वयस्क जो व्यक्ति होता है, जो उसके सीखने में मदद होती है कला और साइंस को, तो इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, इसको हम एंड्रागोजी कहते हैं। ठीक, ऐसा ना करके आना पेडागोजी, पेडागोजी जो होता है शिक्षा शास्त्र होता है, सोशियोलॉजी आप सब समाज शास्त्र जानते ही होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर एंड्रोगोजी। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थानीय स्व सुशासन में जनता की भागीदारी की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की जाती है, करती है, किसके माध्यम से करती है। फर्स्ट प्रभुत्व, सी है केंद्रीकरण, बी है केंद्रीकरण, सी है विकेंद्रीकरण, और डी है आपका विमुद्रीकरण। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो विकेंद्रीकरण होता है वही भारत में पंचायती राज संस्थान, जो स्थानीय सुशासन होता है, उसमें जनता में भागीदारी में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, माध्यम होता है, व्यक्ति का माध्यम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भाप के न्यूनतम स्तर पर अल्पतम प्रभाव को दर्शाता है। फर्स्ट ए ऑप्शन है ऑर्डिनल स्केल, या बी है इंटरवल स्केल, सी है नॉमिनल स्केल, या डी है रेशियो स्केल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आप सब का करेक्ट आंसर होगा नॉमिनल स्केल। आप सब अवश्य मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।